अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम फ़ैज़ान तनवीर है और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके जो पेपर्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं कल से। ठीक है, हम लोग कल का आपके पास दिन होगा, परसों से आपका जो पेपर है वो स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बड़ी ही खूबसूरत सी एक स्लाइड लेकर आया हूँ। ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को सारे जो आपके चैप्टर्स थे, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, बड़े खूबसूरत तरीके से जो उनके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो सारे के सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। और जिन बच्चों ने अच्छी तरीके से तैयारी की हुई है वो लोग भी, और जिन लोगों की जो तैयारी है वो नॉर्मल है, ठीक है, उन दोनों ने ये वीडियो लाजमी से देखनी है। इसमें 200 100 आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गिनती के 10-12 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है वो इनको तैयार कर लें तो उनका 70% काम बिल्कुल पूरा हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं में से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और जिन लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी है वो लोग ये एक बार ये एहतियातन ये चेक कर लें कि उनको ये वाले सवाल आते हैं कि नहीं आते। तो ये दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम फ़ैज़ान तनवीर है और आज की इस क्लास में आप लोगों का वेलकम। ये जो स्लाइड है, ये इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ आपको ये नहीं बताना कि ये सवाल है, ये तैयार कर लो। क्योंकि जिनको नहीं पता, मैंने तकरीबन 1 साल आप जो 9th और 10th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ाई है बच्चों को। ठीक है, मैं हर एक टॉपिक से बखूबी वाकिफ़ हूँ कि किस टॉपिक की कितनी वेटेज है। ठीक है, तो मैंने आपको हर एक चीज़ डिटेल से बतानी है। वीडियो मैं अभी से बता रहा हूँ लंबी होने वाली है। अगर आप में सब्र है और आप लोग चाहते हैं कि आपके पेपर में अच्छे नंबर आए, आपकी कोई भी चीज़ रह ना जाए, तो इस वीडियो को कंटिन्यू लाजमी से वॉच कीजिएगा। अगर आप लोगों को नहीं मेरी जो बातें हैं वो सुननी है, ठीक है, यानी कि आप लोग अपने आप से ज़्यादा सिंसियर नहीं हैं, आप लोग नहीं चाहते आपके नंबर ज़्यादा आएँ, अच्छे आएँ, टॉपर्स में आएँ, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर इस फाइल को डाउनलोड करके इसको सिर्फ एक बार देख लें। ठीक है, आप लोगों को आगे वीडियो कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग वाकई सिंसियर हैं, चाहते हैं कि आपके केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आएँ, तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देखें। और वीडियो पहले ही बता रहा हूँ, वीडियो लंबी है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले 10th क्लास की केमिस्ट्री के जो लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों हैं चैप्टर वाइज, उसकी तरफ आते हैं। तो उसमें जो हमारे पास जो सबसे पहला चैप्टर है वो है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का। देखने से लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से और एमसीक्यूज़ के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके। इसमें से एक लॉन्ग 5 नंबर का जो होता है वो कवर होता है हर साल ही तकरीबन, और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से बेशुमार आते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सारे शॉर्ट क्वेश्चन मैंने कवर नहीं किए। ठीक है, वो आपने पहले से तैयार किए होंगे, मैंने वो किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आने के काफ़ी चांसेस हैं और सारे के सारे स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड है। उसमें जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है हमारा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसकी आप लोग जानते हैं कि आपको इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, इसकी इसके साथ इसके जो दोनों एग्जांपल्स हैं रिएक्शन वाली, वो दोनों आपको एग्जांपल्स इसकी आनी चाहिए। इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन है, उसकी जो 2 टाइप्स हैं, डायनामिक और स्टैटिक, इन दोनों की डेफिनेशंस और इनकी अलग अलग एग्जांपल आप लोगों को आनी चाहिए। डायनामिक इक्विलिब्रियम के साथ जो है वो एक ग्राफ भी होता है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का, वो भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके साथ है लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको हम लोग लॉन्ग में भी कवर करते हैं लेकिन अभी हम शॉर्ट के हवाले से कर रहे हैं। तो आपको इसकी डेफिनेशन, जो इसकी पूरी स्टेटमेंट है, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट में से 2 सवाल आते हैं। ठीक है, एक तो सवाल आता है लॉ ऑफ मास एक्शन जो आपने स्टेट करना होता है, दूसरा आता है एक्टिव मास। अगर आप लोगों को याद हो तो आखिरी 2 लाइनें हैं, मुझे ये भी याद है कि आखिरी 2 लाइनें एक्टिव मास से रिलेटेड है, तो ये सवाल भी आप लोगों ने करना है। इसके साथ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी डेफिनेशन बड़ी ही पॉपुलर, मोस्ट फेवरेट डेफिनेशंस में से एक है एग्जामिनर के लिए। ठीक है, तो आपने इसको तैयार करना है। इसके साथ आपने कोई एग्जांपल के तौर पर आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ है जी हाउ डायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम डायनेमिक है। अब 3 से 4 सवाल इस तरह के आएंगे आपके चैप्टर 1 में से, जिनकी सिर्फ स्टेटमेंट चेंज होगी लेकिन उनका आंसर एक होगा। ठीक है, तो उस इसका भी जो आंसर है वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, और साथ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इसको बोल करके आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद है हाउ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। अब ये इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में से आया है। ठीक है, लॉन्ग के हवाले से भी आप इसमें से आ जाता होता है। ठीक है, लेकिन आपने इसको शॉर्ट के हवाले से इसकी डेफिनेशन, और आगे आपकी जो अगला जब आप पेज टर्न करते हैं, ठीक है, तो उसमें 3 डायग्राम्स बनी हुई हैं और साथ स्टेटमेंट अगर लिखी है तब भी आपने करनी है, नहीं लिखी तब भी आपने करनी है। ठीक है, तो अब लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला
व्हाट इज़ meant by complete and incomplete reaction, why a reaction does not go to temperature। एक अनइम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है, लेकिन आया कहाँ से है, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको मिलाकर लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसको हम ज़्यादा नहीं कर रहे। अब जो इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है वो है हमारा, गिव द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, रिवर्स रिएक्शन और डायनेमिक इक्विलिब्रियम की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आपने शॉर्ट के हवाले से करना है, लेकिन डायनेमिक की आपने हेडिंग्स के साथ करना है। ठीक है, 6 पॉइंट है मिनिमम, आप 5 पॉइंट लिखेंगे हेडिंग समेत। ठीक है, हेडिंग नहीं आती बनाने तो अभी बैठकर बना लें आप लोग। इसके बाद है लॉ ऑफ मास एक्शन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, और इस बार की तो गारंटिड है कि इसमें से मे बी किसी एक पार्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में ये सवाल आएगा लॉ ऑफ मास एक्शन। और आपने करना कौन सा है, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर तो आपसे पूछा गया सिंपल वाला रिएक्शन, जिस तरह यहाँ पर A+B फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन C+D है, यानी कि इसमें जनरल रिएक्शन कोफिशिएंट्स वाला नहीं है जिसमें स्मॉल और स्मॉल भी आता है, तो आपने ये वो वाला नहीं करना है, सिर्फ पहला और उसका जो उसके साथ डेफिनेशन के साथ वाला पॉइंट है वो करना है। अगला अगर वैसे अगर आपसे खाली पूछते हैं ना कि आपने बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हिसाब से आपने डेरिवेशन देनी है, तब आपने जो है आपने क्या करना है, आपने जो डेफिनेशन है वो लिखनी है, उसके साथ आपने जनरल रिएक्शन जो अगले पेज तक जाता है, ठीक है, वो आपने लिखना है। ठीक है, जिसमें बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, उनको कन्फ्यूजन होती है। अगला जो है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है, लॉन्ग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो डिस्क्राइब अ रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ, ठीक है, ये आप लोग कर लें, ये वैसे शॉर्ट में ही कवर हो जाता है, लॉन्ग इसमें ज़्यादा आने का चांस नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं जी दूसरे चैप्टर की तरफ, जो है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला एसिड एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस। ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस है, किसी ना एक शिफ्ट में लाजमी आएगा ये। इसके साथ जो हमारा ब्रोंस्टेड और लोरी वाला है, ठीक है, ये इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ लॉन्ग के हवाले से ये इंपॉर्टेंट, अभी देखते हैं इसको। और डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड लिविस एसिड एंड बेस। ठीक है, अभी बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, एक सवाल आएगा जो आएगा लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, उसमें आपने लिविस ने जो एसिड्स और बेसिस की डेफिनेशन जो शुरू में बताई है वो लिखनी है, लेकिन इस सवाल में आया हुआ है लिविस एस बताओ और लिविस एसिड और लिविस बेस आपने इसके दरमियान डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो ये अलग सवाल है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस आप लोगों ने लाजमी से लिखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपने जो पीएच आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वाटर की उसकी डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए, उसके वाटर की क्या प्योर वाटर की पीएच होती है 7 होती है। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है सॉल्ट का आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, इसकी दोनों एग्जांपल्स, और आपको कोशिश करें कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी आती हो। ठीक है, ये जो अगला सवाल है गिव फॉर यूजेस ऑफ सॉल्ट, इसके काट के आप लोग लिख लें गिव फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो आपको ये आनी चाहिए, 4 पॉइंट्स हैं। समझ आ गई हमें इतना। अब है लॉन्ग क्वेश्चन की बारी। लॉन्ग क्वेश्चन में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस है, अब ये बड़ा छोटा सा सवाल है। ये सवाल है अगर आए तो 4 नंबर वाले बी पार्ट में आएगा, और ये बिल्कुल आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप लोगों ने एज अ शॉर्ट भी करना है और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी कर लेना है। और इसके बाद अर्हेनियस एसिड और बेसिस, ये अनइम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, मे भी ना आए, ठीक है, शॉर्ट की में आएगा लेकिन लॉन्ग में आने के चांसेस कम है। लिविस एसिड और बेस जो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी बार आया हुआ है। ठीक है, और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इंडिकेटर्स अनइम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डेफिनेशन आपको इसकी आनी चाहिए। आपको इसके जो तीनों जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, तीनों जो हैं, लिटमस है, फिनोप्थलीन है, और ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज है, इन तीनों की आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए कि किस पॉइंट पर किस पीएच पर कौन सी ये लोग कलर देते हैं। ठीक है, समझ आ रही है हमें। अगला है सॉल्ट और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अनइम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन शॉर्ट के हवाले से आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट बेसिस, ये आप लोगों ने इसका आपने जो यूजेस हैं वो आपने अच्छी तरीके से तैयार करने हैं, एसिड्स के भी और बेसिस के भी। अलग से भी शॉर्ट में आते होते हैं और लॉन्ग भी आपसे पूछा जा सकता है। और ब्रोंस्टेड लोरी वाला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका लिविस एसिड वाला था। ठीक है, तो आपने ये दोनों तैयार करने हैं। इसके बाद थर्ड चैप्टर की तरफ चलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, आपको आनी चाहिए। अगर आप लोग ये कहते हैं कि स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, तो मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि इसको तैयार कर लें। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन है, अच्छा काम दे देगी। उसके बाद है मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको आने चाहिए। ठीक है, 3 जो है हमारे पास, उसको हम लॉन्ग में भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल आपको आना चाहिए। ठीक है, OHR होता है। इसके बाद अलावा फंक्शनल ग्रुप का आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। आपको डॉल्टन क्रॉस फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, एग्जांपल हर एक में आएगी। ओपन चेन या एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आपने तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद अगला है नॉन
बेंजोइनोइड कंपाउंड्स, ये आपने याद कर लेने, ठीक है। इसके बाद है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इसकी डेफिनेशन है कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन था ना क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें से छोटे छोटे सवाल बनाकर दिए गए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला है जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंप्लीट आपने बनाना है और कोशिश करनी है कि सारी हेडिंग्स हों, एग्जाम्पल्स दो दो हों और एग्जाम्पल्स को भी लेबल किया गया हो। और इसके साथ आपने जो अगर आपसे बन जाए ना जो उसकी डायग्राम है, ठीक है, फ्लो चार्ट है, वो आपने बना देना, अच्छा लगेगा। इसके साथ है होमोलोगस सीरीज़, जो 4 पॉइंट्स हैं 5 पॉइंट्स हैं, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 ए पार्ट में आ सकता है, ठीक है, आपने इसको तैयार कर लेना है और देख लेना कि आपको कौन कौन से पूछे गए हैं, ठीक है। इस कंडीशन में हम लोगों को अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह पूछे गए हैं, ठीक है, आपने ये लिख लेना है। इसके बाद है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये वो बात थी जो शॉर्ट में भी है लेकिन लॉन्ग में भी है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये आपको आने चाहिए, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से हैं। इसके बाद जो अगला हमारा चैप्टर है वो है हाइड्रोकार्बन्स, चैप्टर नंबर 4। शॉर्ट क्वेश्चन में इसके कम ही शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन वो लिखें जो इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। अगर आप लोगों को आप लोगों ने कर लिए तो इसको एक बार देख लें कि आपने ये वाली कर लिए कि नहीं कर लिए, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, इनके दरमियान डिफरेंशिएट भी आ सकता है और इसके साथ साथ आपसे वैसे भी पूछा जा सकता है व्हाट आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ये हो गया हमारा, ये भी आपने कर लेना है। एग्जांपल्स आपने लाजमी से याद रखनी है। इसके बाद जो अगला है वो है हमारे पास वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, ये वाला सवाल, या वाई इथीन्स आर कॉल्ड ओलिफिन्स, ये दोनों सवाल आपने कर लेने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ठीक है। इसको एमसीक्यूज़ के हवाले से भी आपने याद रखना है। इसके बाद है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, ये आपने कर लेना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है यूजेस ऑफ इथेन एंड इथीन, अलग अलग यूजेस हैं, ठीक है, आपने दोनों ही तैयार करने हैं, ठीक है। इथेन के अलग हैं, इथीन के अलग हैं, ये बस वो लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो ये चीज़ हमें समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर के अंदर से हाइड्रोकार्बन्स और उनकी क्लासिफिकेशन, ये दोनों यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो प्रिपरेशन केमिकल फार्मूलाज होंगे अल्कीन के, अल्केन के, अल्काइन के, ये तीनों आपने बारी बारी तैयार करने हैं हेडिंग्स के साथ, ठीक है। रिएक्शन में गलती नहीं करनी, रिएक्शन की आप बेशक दोबारा प्रैक्टिस कर लें, डायग्राम की दोबारा प्रैक्टिस कर लें। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन में से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं, लेकिन जो हमारे पास एमसीक्यूज़ और शॉर्ट आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसी तरह इथेन और इथेन, मिथेन, एसिटाइलिन के सबके यूजेस आप लोगों ने करने हैं। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन जो अल्केन के हैं दोनों, जिसमें हमारे पास कार्बन आई थिंक हेलोजिनेशन है, ठीक है, इसमें 4-5 रिएक्शंस आते हैं और एक है वो जिसमें कंबस्शन होती है, ठीक है। तो ये 2-3 है, मेरे जहन में अभी नहीं है, तो ये आपने तैयार करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आएगा। इसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, इसमें से बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन ज़्यादा नहीं आती, ठीक है, करने की ज़रूरत नहीं है। पॉलीसेकेराइड और उनकी प्रॉपर्टीज़ चूँकि आपके उसमें स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं, तो आपने उसकी प्रॉपर्टीज़ को पॉइंट्स बनाकर लिखने हैं, ठीक है, पैराग्राफ की शक्ल में नहीं लिखना है, हर एक का पॉइंट बनाना है आप लोगों ने। अमाइनो एसिड्स की आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए, उसका जनरल फार्मूला भी आना चाहिए, उसका रिएक्शन भी आना चाहिए, ठीक है, और उसमें आपने पेप्टाइड लिंकेज को आपने बोल्ड करके लिखना है, ठीक है, उसको ज़ोर से करना है। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आप लोगों को पता होने चाहिए कितनी कितनी होती हैं, ठीक है, कितने एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, कितने नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। डिफरेंस बिटवीन घी एंड ऑयल, ये एक अनइम्पॉर्टेंट सा अनएक्सपेक्टेड सा शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपकी बुक में टेबल में दिया हुआ है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन टेबल होता है ना घी और ऑयल का, एक सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड होता है, तो आपने इसको तैयार करना है, ये बोर्ड में आया हुआ है। इसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन अमाइनो एसिड का, ठीक है, अमाइनो एसिड इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन वाला बेसिकली पूरा जो टॉपिक है वो पूरा ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। इसके अलावा अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, ये दोनों एक जैसे सवाल हैं, बस तोड़ मोड़ के दिए गए हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपको आने चाहिए और मोनोसेक्राइड के अलावा ओलिगो भी पूछ सकता है और दूसरा जो पॉलीसेक्राइड है वो भी पूछ सकते हैं, तो आपको उसकी जो स्ट्रक्चरल डायग्राम है ग्लूकोज की और फ्रुक्टोज की वो आपको आनी चाहिए, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस आप लोग लाजमी से कीजिएगा। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो उसमें एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर है हमारे पास, उसमें एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन, उसके स्फेयर्स के जो नाम है और उनके जो रीजन्स हैं आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से भी याद होनी चाहिए और आपको उसके हवाले से भी याद होनी चाहिए। इसके बाद है हमारे पास एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट में डिफरेंस नहीं आता, ठीक है, इसको आप बेशक ना भी करें। मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर, ये आपको पता होनी चाहिए कितनी होती हैं, उनकी रीजन क्या होती है, उसके अंदर कौन कौन से चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है हमारे पास पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट और
प्राइमरी पोल्यूटेंट में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल के साथ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता होना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग और इसके इफेक्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। ये एक जैसी हैं। फिर इसी में से एक सवाल बना है वाई CO2 इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस, ये भी। और इससे अगला सवाल कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग अप एटमॉस्फेयर, ये दोनों सवाल उस ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक के अंदर ही लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपने पढ़ लेने हैं और इसके साथ आपने कोशिश करनी है जो उसके नीचे वो जो 2 डायग्राम्स बनी हुई हैं वो भी आपने बनानी है, ठीक है। लेबल अच्छे तरीके से करना है, एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन शॉर्ट में भी कोई ना कोई आपसे पूछ सकता है, खास तौर पर जो आखिरी वाली है ना जिसमें एसिडिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज़ हो जाती है, ये शॉर्ट में आपने तैयार कर लेनी है। और जो सेकंड वाली है जिसमें मार्बल का जिक्र है, ठीक है, और मोन्यूमेंट्स का जिक्र है, वो अपने इन MCQs के हवाले से भी तैयार कर लेनी है। अब आप देख सकते हैं कि बुक वगैरह मेरे पास नहीं खुली, ये सारी चीज़ें पढ़ाने से ही आई हैं, ठीक है। तो पता है कि किस टॉपिक में से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सारे टॉपिक्स भी याद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अगला है ओजोन होल, आपको पता होनी चाहिए इसकी डेफिनेशन, और इसके साथ ओजोन लेयर भी आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। और इसमें एक सवाल है इंपॉर्टेंट है, CFC वाला एक सवाल है, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है, वो आपने गौर से देख लेना है, उसको गो थ्रू कर लेना है। और वेयर द ओजोन लेयर इज़ फाउंड, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेशन उसकी कहाँ होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, ठीक है, सारी आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी, जो मैं एसिड रेन की जो फोर्थ प्रॉपर्टी की बात कर रहा था, एसिडिटी ऑफ सॉइल की, वो सवाल भी आ गया। वाई CO कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ कंसीडर्ड एज अ हेल्थ हैज़र्ड, ये आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लॉक में एक ग्रीन कलर का बॉक्स होगा, उसमें लिखी हुई है कार्बन मोनोऑक्साइड एक हेल्थ हैज़र्ड है, ठीक है। सल्फ़र, आपका सल्फ़र कंपाउंड्स में से आपका एक MCQs आ गया, ठीक है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट फायर्स में होते हैं, वोल्केनिक इरप्शन में होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एसिड रेन पूरा, व्हाट इज़ एसिड रेन, और उसके साथ उसकी जो एग्जाम्पल इफेक्ट्स हैं वो सारे आपने लिखने हैं हेडिंग्स के साथ। ओजोन डिप्लेशन, ओजोन लेयर की डेफिनेशन, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन, उसके बाद आपने ओजोन की डिफॉर्मेशन और फॉर्मेशन लिखनी है, फिर CFCs के बारे में बताना है, फिर उसके बाद आपने उसका रिएक्शन बताना है, उसके बाद आपने उसके बताना है कि कहाँ पर पाई गई पहली मरतबा, उसके बाद उसके इफेक्ट बता देने, तो आपका लॉन्ग 5 नंबर का क्लियर हो जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट अनइम्पॉर्टेंट है, लेकिन आ सकता है, तो तैयार कर लीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर नंबर 7 की तरफ, जो कि है हमारा वाटर वाला। वाटर में इसके जो 2 पॉइंट्स है स्टार्टिंग में, जहाँ पर पोलर पोलैरिटी वाला जो टॉपिक है, ठीक है, वो आपने तैयार कर लेना। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक बार लाजमी से देख लीजिएगा, वो 9th वाली है, जिससे 9th में केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ी थी, वही है तकरीबन। इसके अलावा टेम्पोरेरी हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाता है, क्लार्क्स मेथड भी आपको पता होना चाहिए, आपको बॉइलिंग वाला भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास डिसएडवांटेजेस ऑफ जो हार्ड वाटर है, उसका जो एक पॉइंट है बॉयलर का, ठीक है, कि बॉयलर्स फट जाते हैं, उसमें स्केल्स का जिक्र है, ठीक है, तो उस पॉइंट से ये सवाल लिया गया है, वो आपको पता होना चाहिए। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरी है। और वाई नॉन पोलर कंपाउंड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, क्योंकि वाटर एक पोलर कंपाउंड है, इसलिए नहीं होता, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। हाउ वाटर राइजेज इन प्लांट, ये एक सवाल आपका नहीं करना आप लोगों ने। डिसएडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स आपको पता होने चाहिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है, और भी इससे काफ़ी पोल्यूटेंट्स पैदा होते हैं, ठीक है। वाटर बॉर्न डिजीज़ आपको लाजमी से सबसे पहले तो नाम पता होने चाहिए, सबके 7 के 7, 8 के 8 नाम सारे आपको पता होने चाहिए, और आपको हर एक का फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। और देखें सवाल उसमें से जो इंपॉर्टेंट है, चले वो भी बता दे, तो आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन पे आए हैं, फिजान तनवीर सर आपको पढ़ा रहे हैं। फ्लोरेसिस आप स्टार्टिंग से करते हैं, आपको जो इंपॉर्टेंट है, डायरिया इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास कोलरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन्डाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये आपने कर लेने हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, कर लेंगे गुजारा हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेवरेट डेफिनेशन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आपने वाटर बॉर्न डिजीज़ सारा ही करना है। सो ये उनके लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं जो कि पहले 5 चैप्टर से अपने लॉन्ग तैयार करके बैठे होते हैं, वो अगले चैप्टर की तरफ नहीं आते। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि कभी भी कुछ भी मिस हैपन हो सकते हैं, तो आप अपनी पूरी तैयारी करके जाएं, अगर आपने टॉप करना है या अच्छे नंबर लेने हैं, ठीक है, तो आप सारा तैयार करें। मेरा काम है आपको बताना। आखिरी चैप्टर की तरफ चल रहे हैं जी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमारा चैप्टर चल रहा है, और इसमें जो सबसे पहली डेफिनेशन मेटलर्जी आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। मिनरल और ओर्स के दरमियान डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। गैंग आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। ग्रेविटी सेपरेशन विद डायग्राम आपको सारी आनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन की भी डायग्राम अपने कच्ची पक्की बना देनी है। रोस्टिंग एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। स्मेल्टिंग इसी तरह एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने कर लेना है। सॉल्वेज प्रोसेस के रॉ मटेरियल आपको पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा सॉल्वेज प्रोसेस के एडवांटेजेस या यूजेस जिसको हम बोलते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। इसके साथ साथ
यूरिया की जो रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास हाई अमोनिया नाइट्रोजन गैस होती है, थोड़ा बहुत मेरे जहन में आ रहा है, ठीक है। इसमें ना यूरिया वाले में एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ छुपा हुआ है, ठीक है, जो 46.6% वाला एक एमसीक्यूज़ याद आ रहा है आपको, ठीक है, ये वाला आपने तैयार कर लेना है। और सोलिस प्रोसेस के ही एक पॉइंट में से ये सवाल लिया गया है, ठीक है, जिसमें हम इसको सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप तैयार कर लेना, ठीक है। इसके अलावा अमोनिया रिकवरी वाला पॉइंट कभी कभार आ जाता होता है। और आप लोगों को बता दूं कि जब सॉल्वेज प्रोसेस आप कर रहे होंगे जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में है, तो उसमें आपको वो जो फ्लो चार्ट है ना बड़ा अजीब सा बनाया गया, ठीक है, मुश्किल है, बच्चों को समझ नहीं आती, अब ना बनाए, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपको पीछे वाला सारा आना चाहिए, ठीक है। पूरे सारे पॉइंट्स आपने करने हैं, रॉ मटेरियल्स भी लिखने हैं, उसके सारे प्रोसेस भी लिखने हैं, ठीक है। तो फिर आप फ्लो शीट जो है वो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद है जी यूरिया वाला, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक सवाल लाजमी आएगा आपके पेपर के अंदर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ यूरिया एंड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया आपने कर लेनी है। इसके साथ साथ जो हमारे पास बेसमराइजेशन है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, बेसमराइजेशन आपने एक लाजमी से देखनी है। और इसी तरह स्मेल्टिंग, इनकी डायग्राम आपको आनी चाहिए, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस आप लोग लाजमी से करें। तो इस तरह हमारे जो 8 के 8 चैप्टर्स है ये कम्प्लीट हो जाते हैं। सो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है। सो ये आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आज की क्लास का मज़ा आया होगा, ठीक है। आपको फ़नी वे में, थोड़ा प्रेजेंटेबल वे में मैंने समझाने की कोशिश की। पूरी क्लास ही तकरीबन एक हो गई है, ठीक है। सो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मज़ा आया होगा, ठीक है, आपको पता चला होगा कि आपको क्या चीज़ें करनी है, ठीक है, क्या चीज़ें ज़्यादा करनी है, ठीक है। और आप लोग ये कर लेंगे तो आपका 70% की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। बाकी अगर फ़ायदा कोई नहीं अगर आप लोग कम नंबर लेकर पास होना ही चाहते हैं खाली, ठीक है। इतना टाइम था, आप लोगों को टॉप करना है, ठीक है, पूरे पूरे नंबर या चलो क्लोजेस्ट नंबर लेने हैं, ठीक है। आपने मेहनत करनी है, देखिए एक दिन अभी पूरा एक दिन पड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है इस एक दिन के अंदर, ठीक है। हार नहीं माननी है आप लोगों ने, ठीक है, डिटर्मिन रहना है, ठीक है। ये ज़हन में रखना है कि ये तो 3-4 पेपर हैं, इस पर हमें बहुत ज़्यादा फ्यूचर हमारा डिपेंड करता है, ठीक है। हमारा हमने कौन से कॉलेज में जाना है ये डिपेंड करता है, ये सारा कुछ इन पेपरों पर, ठीक है। जी जान लगाकर आपने कर लेना, ठीक है। 1-2 दिन आप लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, दुनिया वैसी की वैसी चलती रहेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। बाकी फ़िज़ान तनवीर इज़ होस्टिंग यू, बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में अब लाजमी से याद रखें। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी से कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए यार, देर नहीं करनी, ठीक है। ये नेक काम आपने हाथ से नहीं जाने देना, लाजमी से शेयर करें, नीचे शेयर का बटन आ रहा है, ठीक है। इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाई गई है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपका दिल करे, ठीक है। अगर आप लोग कनेक्टेड रहना चाहते हैं और मज़ीद फ्यूचर में, क्योंकि आपका जो अगर मैथ का पेपर है उसके अलावा जो फिज़िक्स का पेपर है, इसी तरीके की वीडियोस आने वाली हैं, तो उसके लिए ये बहुत मेहनत लगती है ये जो चीज़ें सारी बनाना, ठीक है। मैं सिंपल मुंह से ऐसे भी बोल सकता था, लेकिन इस तरीके से प्रेजेंट करना ताकि आप उसको बाद में देख भी सको, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, ठीक है, वहाँ से इसको लाजमी से डाउनलोड करना। वीडियो पूरी देखो या ना देखी हो, ठीक है, लेकिन आपने तो वीडियो पूरी देख रहे हैं ना, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसको डाउनलोड किए बगैर नहीं जाना आप लोगों ने, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फ़िज़ान तनवीर को इजाज़त दें, दुआओं में लाजमी से याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।